नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको वही सब जानकारी देने जा रहे हैं कि आप लोगों ने फरमाइश की थी। आप लोगों की बहुत सारी निवेदन आ रहे थे काफ़ी सारे कि आपको भारतीय जनता पार्टी और उनके हिंदुत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके कामकाज और इन सब विषयों पर जानकारी चाहिए। तो पूरी तैयारी करने में हमें समय गया पूरी जानकारी लेने के लिए, लेकिन आज ये पूरी जानकारी लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये पूरी जानकारी आपको देने के पहले आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बताना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में कुछ 8 आतंकवादियों के टीम को पकड़ा गया है, दबोचा गया है और उनके पास से काफ़ी सारे हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। ये आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा गिरोह है और भी इसमें कुछ लोगों के शामिल होने की संभावना है। उन सब की जो है तलाश की जा रही है। लखनऊ में काकोरी नाम के एक जगह पर ये पूरी जो है सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम ये वीडियो बनाते समय भी वो जारी है। इस तरह की हमें खबरें आ रही है। खैर आते हैं हम आज के मुद्दे पर, आज के इस वीडियो के विषय पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व इनका संबंध तो आज से नहीं है। ये तो आज़ादी के समय जब ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी और आपको शायद मालूम होगा उस समय की जो राजनीति थी वो कुछ अलग ही राजनीति थी। उस समय एक पार्टी बनाई गई थी जिसे जनसंघ कहा जाता था। जनसंघ यानी एक बेसिकली एक संगठन था जो कि राष्ट्रवादी सोच यानी नेशनलिस्ट सोच के साथ ये बनाया गया था और नेशनलिस्ट उद्देश्यों के लिए बनाया गया। ये सब जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी उस जनसंघ में से तैयार हुई एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको बता दें कि 1980 के समय ये पार्टी का स्थापना हुई और उस समय लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता थे और काफ़ी माने जाते थे पूरे भारत भर में। दोस्तों, हिंदुत्व का जो संबंध है तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो 1980 से रहा है। आज के तारीख में वो हिंदुत्व है, संबंध उसका है भारतीय जनता पार्टी से या नहीं, कि हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपने भी सोचना है कि ये जो जानकारी दी जा रही है इस आधार पे संबंध है या नहीं। लेकिन ये सब जानकारी और सही सही जानकारी देने के पहले आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, पूरी सही सही जानकारी लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और दूसरा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और के बाजू में जो बेल का स्विच है उसे दबाकर उसमें ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि आपको सही सही नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के मिलते रहें सही समय पर और आपको सही सही जानकारी मिलती रहे। तो हम आपको अब ये बताते हैं कि 1980 के बाद मेरे ख्याल से 1986 के आसपास जो राम मंदिर का विवाद चल रहा था आज़ादी के बाद से, और वहाँ पर जो कलेक्टर ने ताले लगाए थे अयोध्या में, उस स्ट्रक्चर को, विवादित ढांचे को कि बाबरी मस्जिद कहा जाता था, के बारे में ये मान्यता है वहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और वहाँ पर एक अरसा पहले, ज़माना पहले वहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर हुआ करता था और उसे ये बाबर ने यहाँ पर गिरा दिया और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई और उस मंदिर के स्ट्रक्चर के कई हिस्से को मंदिर बनाने में इस्तेमाल किया गया और बाकी सब जो है उस मस्जिद के नीचे दफना दिया गया और आसपास के इलाके में दफना दिया गया। लेकिन जो आसपास के इलाके में एक्सकावेशन की गई उसमें मंदिरों के या मंदिर के कई सारे ऐसे अंश मिले जिससे कि लगता था कि यहाँ पर मंदिर जरूर था। इस
सब विषय में जब राजीव गांधी ने 1986 में उस जगह के ताले खोलने का आदेश दिया तो उसके तुरंत बाद विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया। उसमें मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं खुद उसमें भाग लिया था। 1988 से ये पूरा विषय ज़्यादा गर्म हो गया और 1989-90 इस पीरियड के दौरान, इस काल अवधि में लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी राम मंदिर यात्रा निकाली गई जो कि पूरे भारत में घूमी, जिसमें वो यात्रा मुंबई भी आई। तभी हम मुंबई में रहते थे और हमारी काफ़ी बार माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी से मुलाकातें होती रहती थी। तो उन्होंने ये जो पूरी संघर्ष यात्रा निकाली, इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत भर में हिंदुत्व के नाम पर हजारों लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी से, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से जुड़ गए और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को, सबसे पहला फायदा ये मिला कि राम मंदिर बनाने के लिए जो पहली कार सेवा की गई 1990 के दौरान, उस समय मुलायम सिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। उन्होंने कार सेवकों पर, मतलब जो आसपास में चबूतरा और ये सब की बनाने का काम शुरू कर चुके थे, उनके ऊपर जो फायर ब्रिगेड के ये कहिए जो वाटर के कैनन्स या लाठीचार्ज या रबर बुलेट्स और रेल बुलेट से भी उन्होंने वहाँ पर फायरिंग करवाई और उनको जो है तितर बितर करवाया। इसके बाद हिंदुत्व के फॉलोअर्स ने, यानी हिंदुओं ने, सनातन धर्मियों में बहुत सारा रोष फैल गया, गुस्सा आ गया, उन्हें बहुत सारा गुस्सा आ गया। और उसके बाद ये लगभग 91 में जब कल्याण सिंह की सरकार आई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लगाया था इस विषय कि हम उस स्ट्रक्चर की रक्षा करेंगे। लेकिन 92 में जब वहाँ कार सेवा हुई दोबारा, तो उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री थे एस बी चौहान। उन्होंने कल्याण सिंह जी को फोन किया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नायक इस विषय पर राम मंदिर के कल्याण सिंह जी को आज भी माना जाता है, क्योंकि उनके और लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, इनका आपस में खूब समन्वय था, बहुत अच्छा समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था। तो जिस दिन वहाँ कार सेवा चल रही थी 6 दिसंबर 1992 को, केंद्रीय गृह मंत्री एस बी चौहान ने जब कल्याण सिंह जी को फोन किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उन्हें कहा कि हमें कुछ खबर ऐसी मिल रही है कि उस जो विवादित ढांचा है उसके चबूतरे पर, उसके जो गुंबद पर काफ़ी सारे लोग चढ़ गए हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें तो उसके एक कदम आगे की खबर है और हमें तो ये मालूम है कि वो गुंबद को तोड़ना भी चालू कर दिया है। ऐसा जवाब कल्याण सिंह जी ने केंद्रीय गृह मंत्री को दिया। तो उन्होंने कहा कि इसे रोकने की कोशिश करो। इसने कहा कि मैं किसी कार सेवक की जान नहीं लूंगा और मैं किसी तरीके से तो कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं कोई गोलियां नहीं चलवाऊंगा इन कार सेवकों पर। ऐसा सीधा सीधा जवाब कल्याण सिंह जी ने दिया। यानी आप समझिए कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो नेतृत्व था और इन्होंने जो वहाँ ये पूरा अभियान चलाया था, और 6 दिसंबर को भी सुबह सुबह जो वहाँ कार्यक्रम हुआ था जहाँ लाखों कार सेवक जमा हुए थे और ये लोग स्टेज पर खड़े होके उन्हें उत्साह दे रहे थे जिस तरह से, तो कल्याण सिंह जी को भी इनका एक शिष्य माना जाता है और बल्कि सहयोगी माना जाता है के बाद से। तो और जिस तरीके से इन्होंने काम किया, जब वो विवादित ढांचा जब गिर गया, उसके बाद कल्याण सिंह जी ने अपना जो त्याग पत्र है वो दे दिया और उसके बाद में न्यायालय में इस जो भी ये ढांचा गिराया गया उस विषय पर उन्हें 1 दिन की सजा भी सुनाई गई थी, यानी जेल, जो उन्होंने भोगी। लेकिन उनका जो हिंदुत्व के प्रति जो निष्ठा थी, सनातन धर्म के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, वो काबिल तारीफ थी। यानी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो कहते थे कि हमारी जान गई तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम राम मंदिर जरूर बनवा के रहेंगे, बना के रहेंगे। तो इस तरह का इनका योगदान रहा, इस तरह का इनका एक सबमिशन रहा कि अपने धर्म के प्रति और भगवान श्री राम के प्रति। तो इस तरह के लोग आज मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये जो पूरा इतिहास हमने आपको बताया, उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो ढांचा है, विवादित ढांचा, ये गिरने के बाद में सबसे पहले 1995 में 1995 में महाराष्ट्र में
शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, राज्य सरकार, और वहां पर उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे रहे। वो भी हिंदुत्व के प्रति इतने प्रतिबद्ध थे कि उनके जो पार्टी के लॉयलिस्ट कार्यकर्ता थे, निष्ठावंत कार्यकर्ता, उन्हें अलग अलग जो स्थानों पर उनकी नियुक्ति की गई और उन्हें कई ये जैसे टेम्पल ट्रस्ट हुए या कोई मंडल महामंडल हुए सरकारी, उनकी नियुक्ति की गई और इनको एससीओ यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे पहले स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता था, उनकी वो सब उस तरह की नियुक्ति की गई और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को काफ़ी बढ़ावा दिया, काफ़ी आगे बढ़ाया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का जो मतदाता हैं उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ, इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस और बाकी सब पार्टियों को डर लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी इतना वहाँ पर डेवलप हो रही है। हालांकि लोगों के काम काफ़ी किए, उनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने इतना सक्रिय बनाया था गोपीनाथ मुंडे जी ने कि वो कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम थे कि उन्हें किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो प्रॉब्लम समझते थे और प्रशासन के सिस्टम इतनी समझते थे कि वो खुद ही जो है अधिकारियों से मिलकर वो काम करवा देते थे, जनता के जो भी प्रॉब्लम थे वो सॉल्व कर देते थे। तो इस तरह का ढांचा जो भारतीय जनता पार्टी का बना, वो महाराष्ट्र में हो या और कई सारे प्रांतों में हो, राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, तो इससे काफ़ी सारा कांग्रेस को बहुत प्रॉब्लम होने लगा, बहुत तकलीफ होने लगी, क्योंकि इनके कार्यकर्ता अपने अपने इतने सक्षम होते थे और हुए हैं कि वो लोग प्रॉब्लम सुनते हैं जनता का और वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने के लिए सक्षम थे। उन्हें किसी मंत्री के पास या किसी भी विधायक के पास जाने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती थी। देखिए, उसी कालावधि में 1996 से 1999 के बीच, यानी 1996 से 1999 के दौरान कम से कम 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और गिर गई थी यानी ऐसा हुआ था कि उन्होंने जो कुछ 27-28 पार्टियां लेकर के जो सरकार बनाई, उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सिर्फ एक वोट कम पड़ने से, यानी एक सांसद जो कि उनके साथ में रहते हुए भी उनके खिलाफ मतदान कर गया, तो उसमें उनकी सरकार गिर गई। तो ऐसे हालात के चलते फिर उनकी जो सरकार बनी वो 1999 में बनी और 1999 में जो उनकी सरकार बनी तो वो 2004 तक चली और तब तक महाराष्ट्र में 2000 में या 2001 में कांग्रेस और ये एनसीपी वगैरह की सरकार आ चुकी थी और केंद्र में 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की रही और महाराष्ट्र में भी वैसा ही कुछ हाल रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये मायावती और ये मुलायम सिंह और इनकी जो खिचड़ी, ये सब अलग अलग तरीके से इनका काम वहाँ चलता रहा और किस तरह जनता को बेवकूफ़ बना के बरगला कर और जाति और धर्म के नाम पर डिवाइड करके उन्होंने अपनी अपनी सरकारें बनाने का काम चालू किया, जो कांग्रेस इतने सालों से करती आ रही थी। देखिए, अब आता है इसके अंदर हिंदुत्व का सवाल, यानी हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी का आज के तारीख में क्या संबंध है। तो आपको बता दें कि जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो पूरे भारत के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री रहे होंगे जिन्होंने कि संसद भवन जाकर वहां पर उनके सीढ़ियों पर अपना माथा टेका, कहा कि ये इस लोकतंत्र का, इस जनतंत्र का मंदिर है, पवित्र मंदिर है। तो इस तरह के व्यक्ति आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, दोबारा चुन करके आए हैं और पहले से भी ज़्यादा सीटें लेकर के वो आए हैं और इसमें जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं, नरेंद्र मोदी का श्रेय इसमें ज़्यादा है। व्यक्तिमत्व के वजह से और उनके काम की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ऐसे ही नॉर्मल जो जन सामान्य है उनका एक विश्वास है नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब आपको इसमें और महत्वपूर्ण बात बता दें कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अमित शाह हुआ करते थे, जो कि बाद में सरकार में शामिल हुए, केंद्र सरकार में गृह मंत्री के तौर पर, और उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उसके बाद बनाया गया जेपी नड्डा को। अब के बारे में जो जानकारी आ रही है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले ये भी बता दें इसके कुछ ये 2014 के इस चुनाव के मई के बाद अक्टूबर में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे उस समय, उसमें यहाँ पर ऐसा नारा लगाया गया कि केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में यानी राज्य में देवेंद्र।
और इन्होंने जो 1 डेढ़ साल का जो काम किया वहाँ महाराष्ट्र में, और उसके बाद जो अलग अलग पार्टियों से लोग वहाँ आना चालू हुए, क्योंकि उन्हें डर लगा कि कहीं ईडी या सीबीआई जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर दें, और हमें जो है ये दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना ज़्यादा सही है। तो वो डर के मारे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए, और उन्हें ये देवेंद्र फडणवीस ने, जिनको कि ब्लू आइड बॉय समझा जाता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, ये बाहरी लोगों को इन्होंने अपने सर पे बिठाना शुरू किया। उनके जो है पूरे सरकारी मंडल, महामंडल और ये सब मंदिरों के ट्रस्ट पे उनकी नियुक्ति चालू कर दी। एक व्यक्ति हैं कांग्रेस के कृष्णा हेगड़े, जो कि वहाँ विलेपार्ला इलाका है मुंबई का, वहाँ पे पहले एमएलए हुआ करते थे किसी ज़माने में। तो उन्होंने जब प्रवेश किया तो पार्टी के किसी व्यक्ति को, यानी जो 30 साल काम किया हो, 25 साल काम किया हो, या 40 साल से हो पार्टी में, उसमें से किसी को प्रवेश नहीं था मुख्यमंत्री के बंगले पर जब तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। कि कृष्णा हेगड़े जो कांग्रेस से आए, या एक दो और नेता जो दूसरे पार्टियों से आए, इन्हें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, यानी बिना किसी पूछताछ के उनकी एंट्री थी उस बंगले में, और कभी भी आ और जा सकते थे और मुख्यमंत्री से मिल सकते थे। लेकिन किसी निष्ठावंत को ना कोई जवाबदारी दी गई, ना उनकी कोई पदोन्नति की गई, ना प्रमोशन किया गया, और ना ही कुछ किया गया। और ये सब जितनी फैसिलिटीज मिली और जितने उसके बेनिफिट्स मिले सत्ता के, वो मिले सिर्फ बाहरी लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर से पार्टी में आए थे, भारतीय जनता पार्टी में आए थे। अब आप देखिए कि वहां पर एक बहुत माने हुए और मंझे हुए नेता हैं, जो एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 90s के शुरुआत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था, श्री विनोद तावड़े जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सचिव हैं, केंद्रीय सचिव हैं। वो जो थे वो वहां पर एक विधायक हुआ करते थे, उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन ऐसा कुछ वहां का माहौल था कि जितने मंत्रीगण थे, अभी आप देखेंगे तो एकनाथ खड़से, जो कि आज एनसीपी शरद पवार के पार्टी में हैं, ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया गया। पूरे स्टाफ को मंत्रालय में इंस्ट्रक्शन हुआ करता था कि कोई मंत्री कोई भी काम बोले, चाहे शिवसेना को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कितना भी सीनियर हो, आप लोग कोई किसी का आदेश नहीं मानोगे, पहले आप हमसे पूछोगे और हम हाँ कहेंगे, उसके बाद आप वो काम करोगे। यानी इतनी पकड़ थी इस देवेंद्र फडणवीस की प्रशासन पर, जिसके चलते सभी जो मंत्री थे या जो विधायक थे वो सभी नाराज रहा करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अगर 2014 में आपने देखा शिवसेना से जब बातचीत हुई ये सब मंत्रिमंडल के बारे में, तो उनके साथ में जो ओरिजिनल जो लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सब साथ में रहा करते थे, देवेंद्र जी के साथ में देखा करते थे। लेकिन जब 2019 में अगर आपने देखा होगा कि उसमें से कोई नेता नहीं, एक हाथ कोई गिरीश महाजन, वो पुणे के, या गिरीश पापड़ वगैरह कोई, बाकी उनके साथ में कोई नहीं दिखता था। ये मुंडे परिवार, गोपीनाथ मुंडे जी के जो दोनों सुपुत्रियां, या प्रमोद महाजन, जो कि लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के एकदम नज़दीक के ये हुआ करते थे, उनकी जो बेटी है पूनम महाजन, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया। उनका कहीं कुछ से नहीं होता था, कुछ नहीं। और आज भी अगर आप देखेंगे, जब ये ओबीसी मोर्चा वगैरह वहाँ महाराष्ट्र में निकालना था तो पंकजा मुंडे को आगे कर दिया, और जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेने की बात आई तो न पूनम महाजन, न प्रीतम मुंडे, और ना ही पंकजा मुंडे। और दूसरी बात तो आपको बता दें कि अभी पिछले 2 दिन में वहाँ बीड़, जहाँ पर से ये पंकजा मुंडे हैं, उनके वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के 14 महत्वपूर्ण पदों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। जिला अध्यक्ष वगैरह ऐसे सभी स्तरों के, महत्वपूर्ण स्तरों के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। यानी जो इंसान भले उसी कास्ट का हो जिस कास्ट के ये मुंडे फैमिली है, वो बाहर से आए, पार्टी में कुछ साल रहे और उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह, लेकिन जो ओरिजिनल निष्ठावंत है उसे नहीं। उसका एक कारण है, ये जितने पुराने ओरिजिनल निष्ठावंत है ये कल एक हो जाएंगे और इस देवेंद्र फडणवीस को हटा देंगे इस डर से, क्योंकि ये कुछ सक्षम नहीं होंगे शायद, वो उनकी वही जानकारी रखें। लेकिन इस तरह का हाल है भारतीय जनता पार्टी का, और हिंदुत्व का जो चोला पहना हुआ है वो हकीकत है नहीं है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा हाल है। जबकि इससे अगर आप कंपेयर करेंगे योगी आदित्यनाथ, तो उन्हें केंद्र से कुछ लोग भेजे गए जिनका प्रवेश केंद्र में भारतीय जनता पार्टी में कराया गया, और उन्हें भेजा गया। उसमें से 1-2 लोगों के बारे में ये इंस्ट्रक्शन थे कि इन्हें उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाना, या फलाने फलाने पद दे देना भारतीय, वहाँ के उत्तर प्रदेश के राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के, जिसके लिए कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया जिससे कि वहाँ का निष्ठावंत कार्यकर्ता नाराज हो जाए।
वहाँ पर उनको काफ़ी सारे दूसरे पार्टी, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनके कई नेताओं ने प्रवेश करने की वहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोशिश की, लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल स्थान देने की कोशिश नहीं की और उन्हें किसी तरह से भी ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो निष्ठावंत कार्यकर्ता है, जिनके दम पर, जिनके वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में 2 बार आए और योगी आदित्यनाथ आए हैं, उन्हीं का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ महाराष्ट्र में, उस तरह का हाल योगी आदित्यनाथ नहीं करना चाहते। ठीक है, केंद्र में बैठे हुए कुछ नेताओं को लगता होगा कि योगी आदित्यनाथ केंद्र का सुनते नहीं है, वो अपने आप में एक अलग मसला है, लेकिन उत्तर प्रदेश अगर हाथ से चला गया तो आगे आने वाले 2024 के चुनाव में, केंद्रीय चुनाव में, संसदीय चुनाव में बहुत बड़ा प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ जी को भी है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को भी खुद को है। लेकिन ये सबके चलते देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध किस तरह से है कि उनके यहाँ से एक वक्तव्य आया कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। अब उसका टाइमिंग आप नोट कीजिए कि जब योगी आदित्यनाथ चुनाव के लिए जा रहे हैं आने वाले 6-8 महीनों में या 9 महीनों में, इस टाइमिंग पर इस तरह का जो बयान आना, ये अपने आप में साबित करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे कि लोग हिंदुत्व का रक्षक समझते हैं, वो अब कौन से तरह की नीति अपना रहा है, हिंदुत्व के खिलाफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये समझने वाली बात है अपने आप में। लेकिन उनके जो स्वयंसेवक हैं, उनको पूरी निष्ठा है हिंदुत्व से और राष्ट्रीयत्व से, यानी नेशनलिटी से, भारतीयता से। ये सब के चलते लेकिन वहाँ एक ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कार्यकर्ता या ये स्वयंसेवक कितने भी सही हों, जब ऊपर से एक बार आदेश आ जाता है तो उनके मानना ही पड़ता है। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और वहाँ पर दूसरा एक है कि वहाँ उत्तरदायित्व नहीं है, किसी को जॉब नहीं देना है, वहाँ सिर्फ जॉब देना है वो सरसंघ चालक को। और सरसंघ चालक एक बार जो बनाए जाते हैं, वो एक बार बनने के बाद वो जब तक एक्टिव हैं लाइफ में और जब तक वो काम कर पा रहे हैं, तब तक वो सरसंघ चालक रहते हैं। वहाँ कोई ऐसा 2 साल 5 साल का टर्म नहीं है। तो ये एक और प्रॉब्लम है इस लोकतंत्र में। ठीक है, इस सब के चलते आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ, इनका काम वहाँ पर इतना ज़बरदस्त है, वहाँ की जो जनता है वो उनसे इतना खुश है। वहाँ का कायदा सुव्यवस्था या जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार खास करके वहाँ हुआ करते थे रोज, हर रोज, वो सब बंद हो चुके हैं। उनसे डील करने के लिए उन्होंने एक अलग ही स्क्वाड तैयार किया हुआ है हर जिले में, हर शहर में। ये जो रोड रोमियो है या ये जो बलात्कार करते हैं, इनसे अलग ही तरह से टैकल किया जाता है। जो वहाँ की जो माफिया है, वो लैंड माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, किसी और तरह के माफिया हो, उसके लिए अलग तरीके के वो डील करते हैं और बहुत स्ट्रांग हैंड से डील करते हैं, आयरन हैंड से डील किया जाता है। जिसका नतीजा आज ये है कि वहाँ पर माफिया भी काफ़ी डरा हुआ है। वो चाहे राजनीतिक माफिया हो, पॉलिटिकली लिंक्ड हो, पॉलिटिशियंस खुद हों, तो उनको जो है वहाँ बहुत बड़ा डर लगा रहता है। और वहाँ के विकास के अगर आपको हाल बताएं, वहाँ पर 8-8 और 10-10 और 15-15 लेन के जो है 16 लेन के हाईवे बन चुके हैं। यहाँ पर कि ऐसा है कि 5 लेन से गाड़ियाँ जा रही है, 5 लेन से आ रही है, या 8 लेन से जा रही है, 8 लेन से आ रही है। इस तरह का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनाया गया है। वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मिले हैं प्रोडक्शन के, फैक्ट्रीज के लिए और इस तरह के सभी प्लांट्स के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतने तेज गति से और इतने सही तरीके से विकास पिछले 70 सालों में उत्तर प्रदेश में हो नहीं पाया। गांव के लिए वहाँ रास्तों के प्लान बनते थे, वो नक्शे वैसे ही रह जाते थे, कॉन्ट्रैक्टर पैसा यूं ही ले जाते थे बोगस सर्टिफिकेट के साथ, कि काम कंप्लीशन का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को सबमिट कर देते थे बनावटी। और उसमें सब जो है मिली जुली सब था, नानी पकाने वाली, नवा से खाने वाले। फिर चाहे उसमें ये समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या जो भी हो। तो उस मुकाबले आज जनता वहाँ की इतना खुश है कि वहाँ पर कोई भी गलत काम करके योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ये इमेज खराब ना अपना, ना भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते। और उसके मुकाबले अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में तो तहस नहस हो चुकी है। आज की एमवीए गवर्नमेंट जो क्या कर रही नहीं कर रही वो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले एक हाईकोर्ट के एक ऑर्डर का वो पेपर में 1-2 जगह पर छापा गया था। और ये पूरी जो बातें हैं ये मीडिया ने दबा दी, क्योंकि ये लुटेंस मीडिया है, ये पैसों से बिकती है, खरीदी जाती है। तो शायद ही 1-2 चैनल ने या किसी ने छापा हो या 1-2 चैनल ने दिखाया हो, लेकिन बाकी ये बातें कहीं बाहर नहीं आई कि 1-2 पॉलिसी जो इस देवेंद्र फडणवीस के समय आई थी,
वो जो हैं वो दे आर अ फ्रॉड ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा वक्तव्य हाईकोर्ट ने किया है, उनके चीफ जस्टिस ने किया है बॉम्बे हाईकोर्ट के। तो इस तरह की जो बातें हैं ये दबा दी गई। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ये एक अलग मसला है। लेकिन वहाँ के जो निष्ठावंत कार्यकर्ता जो हिंदुत्व के लिए पार्टी से जुड़े थे वो आज कहीं नहीं है। अगर आप देखेंगे कि तो अभी कुछ दिन पहले कृपा शंकर सिंह नाम के कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, जो वहाँ कांग्रेस के मुंबई के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में हुआ। वो ठीक है कि एक मसला वो अलग है कि उनके जो यूपी के रूट्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो वहाँ पर उनको फायदा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उनको और उनके कार्यकर्ताओं को सब पद और ऊपर के सब लेवल का सब फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे, जिससे कि वहाँ के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं। हालांकि ओरिजिनल कार्यकर्ता जब जाता है कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये जवाबदारी लेना चाहता हूँ जिसमें मैं फ्लुएंट हूँ, माहिर हूँ, तो उन्हें कहा जाता है कि आप रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। लेकिन ये जो बाहर के चोर चपाटे आते हैं, इन्हें उचक्कों को, इन्हें महाराष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या पद देंगे, और इन चोरों के लिए जो है इस देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी में दरवाजे अपने खुले करके रखे हैं। अब ये क्या लेकर के उनको ये करते हैं, ये आज तक बात समझ में नहीं आई, लेकिन इनसे पूछा जाएगा तो ये कहेंगे कि ऊपर से आदेश था। अब वो उत्तर प्रदेश का जो कनेक्शन ये अब इसमें यूज में लाएंगे, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और है। इतने सालों में 6-7 सालों में जो नेता बाहर से आए उनके बारे में भी उनके पास ऐसे ही कुछ जवाब दे देंगे। तो इस तरह की हालत भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में, अगर आप उत्तर प्रदेश से कंपेयर करेंगे, बहुत ही अच्छी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सारा नुकसान झेलने की संभावना है महाराष्ट्र के अंदर। उत्तर प्रदेश में तो उनका लाभ 100 नहीं, 1001% नहीं, 101% होने जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जो नुकसान होगा, क्योंकि आने वाले समय में 6-8 महीनों में कई सारे नगर पालिका और महानगर पालिकाओं में चुनाव है। आने वाले साल फरवरी 2022 में मुंबई महानगर पालिका हो, पुणे महानगर पालिका हो, ठाणे महानगर पालिका हो, और भी कई ऐसे 5-6 जगह पर बड़े बड़े महानगर पालिका के चुनाव हैं। तो उसमें उसका खामियाजा कैसे होगा कि ये जो ओरिजिनल लोग जिनके वजह से, जिन्होंने जो मतदाता हैं उन्हें जब उतारा और मतदान करवाया, तभी ये मतदान हुआ, तभी ये नरेंद्र मोदी बैठे, और ये देवेंद्र फडणवीस भी तभी बैठे थे 2014 में। 2019 में उन्हें ये नुकसान हुआ, इसलिए नहीं कि उन्होंने कम सीटें लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो नीचे उतरता ही नहीं है, उन्हें उतारना पड़ता है, उनसे मतदान करवाना पड़ता है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इनके जो मतदाता हैं वो खुद ही उतरते हैं। तो जो सक्षम लोग हैं, जिन्हें जाना जाता है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, वो कोई काम न कर रहा है 2019 से, और ना ही आने वाले चुनाव में वो करने वाले हैं कुछ। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना तय है। और यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका की हमको जानकारी आ रही है कि वहाँ जो उनकी 83 या 85 सीटें हैं, वो घटकर 40 में वो लोग सिमट जाएंगे, क्योंकि शिवसेना अपने आप में वहाँ पर ग्रासरूट लेवल पर एक वजूद रखने वाली पार्टी है, और आज उनके जो बंधन है वो एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो ऐसे हालात के अंदर शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी कोई मुकाबला नहीं कर पाएगी, और जो ये लोग काम करने वाले हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता या मिडिल लेवल के लीडर्स, वो सब अलग अलग पार्टियों से आए हुए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता करके कोई जानता नहीं, और ना ही वो सक्षम है। अगर ये लोग सक्षम होते तो 2014 या उससे पहले जब ये लोग वहाँ पर थे, तो 2014 में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार आती केंद्र में या महाराष्ट्र प्रदेश में, तो वो तो तब नहीं आई। और 2019 में भी जो अब इनकी आई है, वो शिवसेना जो है, उन्होंने मोदी का चेहरा लगा करके वोट मांगे, और उसके बाद में अपनी सीटें जीत करके और इन लोगों के साथ जाके मिल बैठे। तो वो एक मसला अलग है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अंदर जो नींव है भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में, वो पूरी तरह से हिल चुकी है और लगभग नष्ट होने के काफी करीब है, जब तक ये देवेंद्र फडणवीस वहां पर प्रतिपक्ष नेता है, विरोधी पक्ष के नेता है, और निर्णय वही लेते हैं। वहां के जो अध्यक्ष हैं चंद्रकांत दादा पाटिल, वो कोई निर्णय नहीं लेते। उन्होंने कोई निर्णय लिया तो उसे अमल में लाया नहीं जाता, उन्हें निर्णय लेने ही नहीं दिया जाता। इस तरह का हाल है भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश में। तो इस तरह की ये जो पूरी जानकारी है, अभी आप समझ सकते हैं कि हिंदुत्व कहाँ रह गया है, कहाँ नहीं रह गया है। हिंदुत्व सिर्फ नाम के लिए रह गया है, ऐसे लोग हमें बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हमें मिलते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के भी कई पदाधिकारी ऐसे हैं, वो कहते हैं काहे का हिंदुत्व। तो इस तरह का जो हाल है, और वहाँ पर जो मुंबई में जो हाल है, वो सब इसी तरह का हाल है। बल्कि आपको एक ऐसी जानकारी दे कि मिडिल रैंक लीडर ने मुंबई के अंदर कुछ महीनों पहले की बात है, एक मंदिर जो
अनऑथोराइज्ड मंदिर था, वो स्ट्रक्चर अनऑथोराइज्ड था, वो मसला अलग है। लेकिन वहाँ के एक मिडिल रैंक लीडर ने एक मंदिर के ऊपर कब्जा कर दिया और वहाँ पर अपना जो है गोडाउन बना दिया। अब ये मसला बढ़ते गया क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने इस चीज़ का विरोध किया। अब ये सब का विरोध होने के बाद में उनका पुलिस स्टेशन पर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से हुआ कि वो जगह तो उन्होंने छोड़ दी और वो मंदिर का जो कब्जा है, मंदिर के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको दे दिया, लेकिन केसेस बने विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ। और विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं शहर स्तर के या राज्य या प्रदेश स्तर के, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जाने दीजिए। इस तरह का ये हिंदुत्व है। यानी जो हिंदुत्व के नाम पे इनके साथ जुड़ेगा उसने सोच समझ के जुड़ना चाहिए, खुद की कैपेसिटी है तो ही करना चाहिए, वरना नहीं। अभी ये सब जो पूरी हकीकत है, ये आपके एक यूट्यूबर होने के नाते और आपकी फरमाइश यानी निवेदन होने के नाते हमने आपके सामने ये पूरी जानकारी रखी। अभी आप खुद इस जानकारी के आधार पर ये तय करने के लिए सक्षम हैं कि क्या संबंध हिंदुत्व का है भारतीय जनता पार्टी के साथ या नहीं है, और अगर है तो कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या ये मुखौटा है तो क्यों मुखौटा इस तरह का लगाया गया है, क्या ये लोगों को गुमराह करने के लिए लगाया गया है या क्या हुआ है। क्या महाराष्ट्र में जो कुछ मैंने आपको बताया वो सही सही बताया, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बात आपको ये भी सही सही बता दें कि योगी आदित्यनाथ ये हिंदुत्व के सही सही कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, और यही असली हकदार हैं कि जिन्हें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाना चाहिए दोबारा। वरना वहाँ का विकास तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ के संगठन की जो हाल हो जाएंगे और हिंदुओं के और हिंदुत्व के जो हाल हो जाएंगे, जिसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप योगी आदित्यनाथ को सिर्फ इस चुनाव तक नहीं, इस चुनाव के बाद भी समर्थन करें और इस तरह की कोशिश जारी रखें। और केंद्र के जो भी नेता बैठे हैं, वो चाहे मंत्री हो चाहे जो भी हो, उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना है कि योगी आदित्यनाथ के सिवा किसी और को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हम नहीं मानेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हमें वहाँ पर मुख्यमंत्री चाहिए तो योगी आदित्यनाथ, उनके सिवा वहाँ कोई नहीं चलेगा। वो ऐसे हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को संभाल के लेते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी सुनवाई करते हैं और पूरा पूरा वहाँ की जनता को और कार्यकर्ताओं को न्याय देते हैं। तो इस तरह के नेताओं की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी में या इस भारत में, इस समाज में, और इसी तरह के नेताओं को हमें जो है मोटिवेट करना है, आगे लाना है, और इनके माध्यम से हमें भारत को एक बहुत अच्छा देश बनाना है, एक बहुत अच्छा राष्ट्र बनाना है, और समाज के हर तरह के और हर तबके की ऐसे लीडर होने के बाद में पूरी पूरी उन्नति होगी और पूरा जो देश है, ये पूरे देश की विश्व स्तर में एक अलग ही पहचान बनेगी। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट करें या हमारे ईमेल भेजें, ताकि हम आपको जो ज़रूरत हो उस विषय पर वीडियो बनाकर आपको पूरी पूरी जानकारी आपके सामने हम पेश करें। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।